सभी को नमस्कार। मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम भटकते रहते थे और ये सोचते थे कि कोई हमें सुन ले, कोई हमें समझ ले और कोई हमारी गलतियां ठीक कर दे। तो अभी तो बहुत सुविधाएं हैं और पिछले कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि इस तरह के रचना शिविर दिए जा रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत फायदा भी हो रहा है। वो एक कम्युनिकेशन भी हो रहा है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में। तो हम जब छोटे थे तो हमें अपने सीनियर्स को देखकर पसीना आ जाता था, हम उनसे कोई बात नहीं कर पाते थे। तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छी सुविधा है और मैं आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि साहित्य अकादमी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का शुक्रिया जिन्होंने ऐसा सुंदर रचना शिविर आयोजित किया है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए। अब जो मुझे आप लोगों की कविताएं सुनकर लगा वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। इसके बाद जो भी सामने क्वेश्चन लिखे हुए आप मुझे वन बाय वन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। कुछ लोगों का मैंने जब सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ बच्चों की टंग क्लियर है। इसके लिए आपको किसी भी दूसरे की कविताएं जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, इतना जोर से पढ़िए कि आपके कानों में आपकी आवाज सुनाई दे। वैसे भी ये एक स्वयं सिद्ध बात है कि हमको अपने लिखे हुए को जोर जोर से पढ़ना चाहिए। मैं आज तक यही करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड शब्द हैं, यानी जो ये कहते हैं ना कि कविता में या कहानी में भी या उपन्यास में भी एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। जैसे हालांकि ये एग्जाम्पल मुझे आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर मैं दे रही हूँ। काफका कहते हैं कि अगर आपकी कहानी में कोई बंदूक दिखाई दे रही है किसी दृश्य में तो वो बंदूक चलनी चाहिए। ऐसे कविता के सामने तो कविता तो और बहुत डेलिकेट चीज है, तो उसमें जितने भी शब्द हैं एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इस कविता की सुंदरता को खराब कर। दूसरे, अगर आप मुझसे ये कहें कि कविता क्या है तो मैं एक सीधा साधा जवाब दूंगी कि बाहर जो चलता है वो संसार है, भीतर जो चलती है वो कविता है। हम दो संसारों के बीच में जीते हैं, एक हमारा भीतरी संसार, एक हमारा बाहरी संसार। बहुत सारे लोग सिर्फ बाहरी संसार को ही अपना भीतरी संसार समझते हैं, वो अपने भीतरी संसार में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ लोगों का भीतरी संसार बहुत जीवंत और पात्रों और लोगों और पढ़े हुए चरित्रों और दृश्यों और गीतों और इससे ना भरपूर समृद्ध रहता है और वो हमेशा एक डिस्टेंस महसूस करते हैं बाहर के संसार में और भीतर के संसार में। तो जब हम लिखते हैं तब हम वो लिखते हैं जो बाहर के संसार में हमारे भीतर के संसार पर अपना प्रभाव डाले। कोई दृश्य, कोई घटना, कोई महत्वपूर्ण बात या कोई तकलीफ या कोई घाव जो आपको हर्ट करता है, दुखाता है, जिसको याद करके आप कभी भी रो सकते हैं, बल्कि आपकी आत्मा होती है इसको याद करके। अगर आप उसको अपनी कविता का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपकी कविता बहुत मार्मिक बनेगी। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को देखा कि फसल और साइकिल और बारिश, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही 3 या 4 विषय थे जिस पर आप लोगों ने कविताएं लिखी थी। हो सकता है ये इसलिए भी लिखी हो क्योंकि बाहर से आपको लिखने का कहा गया था कि आप लिखिए। जब तक कोई भी चीज हमारे भीतर नहीं,
हमारे भीतर से नहीं आती तब तक वो उतनी असरदार हो नहीं सकती। तो रचना की भूख, लेखों में कई तरह की भूखें होती है ना, मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, जो मैं सोच के आई थी वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो जो मुझे यहाँ महसूस हो मैं वही बोल रही हूँ। तो अभिव्यक्ति की भूख, तो एक लेखक में जब तक किसी में अभिव्यक्ति की भूख नहीं होगी ना तब तक वो लेखक बनना नहीं चाहेगा। इजहार की आकांक्षा की वजह से ही हम लिखते हैं या अपनी बात दूसरे से कहते हैं। और आप लोग तो सारा दिन जो यंगस्टर्स है मोबाइल पे रहता है, तो आप क्या करते हैं, आप छोटी छोटी चीजें दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और यकीन मानिए सारी गैर जरूरी चीज। तो एक चीज मुझे ये भी कहनी है कि आजकल ना हम बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं, शब्दों में भी बोलने लगे हैं, बाहर की दुनिया से भी बोलने लगे हैं, और बाहर के जितने शब्द हैं वो अपने भीतर ज्यादा लेने लगे। तो हमारे में क्या होता है, हमारे भीतर शब्दों का ऐसा गड़बड़ झाला हो जाता है कि जब हम लिखना चाहते हैं तो हमको प्रॉपर शब्द नहीं मिलते। तो हालांकि ये बहुत मुश्किल बात होगी आप लोगों से अगर मैं ऐसा कहूँ तो, पर किसी भी जेन्युइन राइटर के लिए एकांत की साधना करना निहायत जरूरी है। आप मोबाइल को अपने से दूर रखिए और थोड़ी देर यूं ही प्रकृति के बीच में लगे रहिए, सोचते रहिए अपने बारे में, अपने साथ की घटनाओं के बारे में। स्मृति का रोल है, कल्पनाशीलता का रोल है, और दूसरे आप अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से लाएंगे, अच्छे अच्छे शब्द आप वहां से ला सकते हैं जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप अपने मास्टर्स को पढ़ेंगे, तब आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कविता कैसे लिखूं, कहानी कैसे लिखूं। हम में से जितने भी मेरी पीढ़ी के लोग हैं या मुझसे बड़े हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि आप ये ऐसा लिखो। हमने सब पढ़ पढ़ के, चलते समय हमने धक्के खाते हुए पढ़ पढ़ के सीखा। हमने आसान से आसान और मुक्ति बोध जैसे कठिन कवियों को भी पढ़ा और बहुत सर पटक पटक के समझा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक चीज को निर्मल वर्मा की लाल किंग की छत समझने के लिए मैंने 20 बार पढ़ा था नावल, 20 बार। तो अगर आपके अंदर वो भूख है, आप चाहते हैं कि आप लिखें, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना 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 पड़ेगा। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ इस बात पर। एक और चीज है जो लिखने में हमारे भीतर के संसार को मदद करती है। हर चीज को गौर से देखें, चाहे चलती हुई रेलगाड़ी हो या आपके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज हो या कोई घटना हो या कोई वृक्ष हो, किसी की हंसी हो, किसी का रोना हो, आप बहुत गौर से देखें। आप जब उसको गौर से देखेंगे ना, आप किसी भी चीज को अगर गौर से देखेंगे ना, तो आपके भीतर वो प्रवेश कर जाता है और आपके भीतर का एक हिस्सा बन जाता है और कभी ना कभी वो छलक जाता है आपके भीतर से। जैसे कई बार हम फोन पर किसी की आवाज सुनते हैं तो हमारे भीतर से ऐसा कुछ पहुंच जाता है, या हम कोई क्लासिक मूवी देखते हैं और नायिका के फेस के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, तो एकाएक हमारे भीतर कुछ पहुंच जाता है, हमें कुछ मिल जाता है। और मिलेगा कैसे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसके लिए आपको एकांत की साधना करनी पड़ेगी। अपने आप को अननेसेसरी मैसेजेस से, मोबाइल से, गानों से और ये जो हास्यप्रद चीजें होती हैं इनसे दूर रखना पड़ेगा। पर मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जब आप सुनते हैं तो कुछ क्लासिक सुनिए। अगर आप कुमार गंधर्व नहीं सुन सकते तो आप जगजीत सिंह सुन ही सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जगजीत सिंह सुनते होंगे। तो वो क्या है, कान होना चाहिए हमारे पास, एक कान भी, एक समझ भी और हमारे पास एक कान भी है। वो कान होना भी जरूरी है कि हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर सके, समझ सके। जब आप जगजीत सिंह को सुनेंगे
तो आपको ये जो आप तुक की बात कर रहे हैं ना, जैसे मुझे याद है जगजीत सिंह से बेहतर एग्जाम्पल शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ, जो बशीर बद्र और निदा फाजिल वगैरह को गाते हैं, तो आप उनकी लाइन देखिए, उसमें तुक देखिए किस तरह से मिलती है। और तुक मिलाने की बात तो बहुत बाहरी बात है। जिन कविताओं में तुक नहीं भी मिलती है उसमें अर्थ की एक लय होती है, यानी अगर कविता की लय नहीं भी मिल रही है तो अर्थ की एक लय होती है जो आपके सामने एक नया संसार खोल देती है। दूसरी, जो अभी आप लोगों ने कविताएं पढ़ी वो प्रिडिक्टेबल, यानी हम जानते हैं आप साइकिल की बात कर रहे हैं, इसके बाद फसल की बात करेंगे, इसके बाद ये बात करेंगे, इसके बाद जब आप 6 लाइन की भी अगर मान लीजिए कविता लिखते हैं तो आखिरी 2 लाइन में आपको एक नया अर्थ संसार रचना पड़ेगा, तभी आपकी कविता कुछ ऐसी बनेगी कि दूसरे को कुछ मजा आए, यानी और स्तरीय भी होगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ अच्छी किताबें आप हमेशा अपने बैग में रखिए, जहां भी जब भी जैसे भी आपको वक्त मिलता है उसको पढ़िए, और मैंने जैसे कहा आप उसको भूल के पढ़िए, ये बहुत आपको मदद करेगा। और कल्पना और स्मृति का भी बहुत रोल है, जैसा कि स्मृति के बारे में पहले मैंने कहा। तो स्मृति तो एक हमारी जिंदगी में ना रोज सुपरफिशियल घटनाएं होती हैं, ये इतनी बोरिंग लाइफ है कि आपकी हो या मेरी, रोज एक जैसी घटनाएं होती रहती हैं और ये जिंदगी लगभग नीरस हो जाती है। तो हम कला के चरण में क्यों जाते हैं? दोस्तों असली बोलते हैं कि इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो वह सौंदर्य, कला में सौंदर्य होता है। तो हम इसके चरण में सौंदर्य की तलाश में और बहुत सारे कारणों के कारण जाते हैं, पर मैं आपको एक ही बताऊंगी कि सौंदर्य की तलाश में भी जाते हैं। तो ये सौंदर्य कैसे पैदा होगा? जब आप अपनी कल्पना से इसको कोई नया शेप देंगे, कोई नया रंग देंगे, तब इसमें सौंदर्य आएगा। हालांकि आप लोगों के कहते समय मैं ये भी सोच रही हूँ, पता नहीं मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ या नहीं पहुंच पा रही हूँ, और आप मेरी बात मतलब मैं बहुत सरल करके बोल रही हूँ, तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझेगा आप उसे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरे, जो अभी मैंने कहा कि आप बाहरी फोर्स की जगह अगर भीतरी फोर्स से लिखेंगे और आप डेली लिखिए, मतलब आप एक कॉपी बना लीजिए, जब भी आपको ख्याल आए ना कुछ लिख लीजिए। आपने कोई कविता लिख ली, मान लीजिए आपने 8-10 कविताएं लिख ली, इसके बाद आप डायरी बंद करके और रख दीजिए। इसके बाद कुछ महीनों के बाद निकालिए उस डायरी को और आप ये देखिए क्या वो वर्ड है, क्या वो कहीं पढ़ी जा सकती है, क्या वो कुछ आगे उसका हो सकता है। आप अगर तुरंत लिख के तुरंत बताएंगे, अब ये तो यहाँ की मजबूरी है कि आपको सिखाने के लिए आए हैं, तो आपको यही कहा जाएगा कि आप, क्योंकि जाहिर है 6 महीने नहीं लिखेंगे, पर आपको अगर आप लंबे रास्ते से जाना चाहते हैं और यहाँ पर कोई शॉर्टकट है नहीं, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आप जो भी लिखते हैं उसको लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आप उस मूड में, जिस मूड में आपने लिखा है, उस मूड में आप उसको कभी जज नहीं कर पाएंगे जब तक एक टाइम पीरियड आप लोगों के बीच में नहीं आ जाता। अब मैंने ये भी देखा कि आपका शब्द संसार बहुत सोचा और सीमित था, यानी आप बारिश और इस तरह की चीजों पर लिख रहे हैं, पर भले आपकी शब्द सीमित हो या आपका शब्द भंडार सीमित हो, पर आप अर्थों के लिए छलांग लगा सकते हैं। क्योंकि मैं जिस मोड़ पर हूँ ना, तो मैं एक जटिल वाक्य तो लिख सकती हूँ, पर एक सरल वाक्य लिखने में मुझे पसीना आ जाएगा, मैं नहीं लिख पाऊंगी।
तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं। पर भले हम सरल लिख रहे हैं, पर हमको अर्थ की छलांग लगानी पड़ी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कविता बहुत दूर तक पहुंचे। दूसरे एक अहम बात ये भी है कि जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है जिसमें हम गुजर रहे हैं, मोस्टली हमारी रचनाओं में चाहे हम वो कुछ भी लिख रहे हों, हमारी वर्तमान स्थिति का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, और मान लीजिए मैंने बहुत पढ़ रखा है, 10,000 किताबें पढ़ रखी हैं और तकलीफ में हूँ और मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, तो वो मेरे भीतर से बाहर आएगा। वर्तमान स्थिति भीतर से बाहर आएगी। अगर आपको कोई चीज तंग नहीं करती, कुछ आपको सताता नहीं है, किसी चीज के लिए आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं है, आप रो नहीं रहे हैं, तो शायद आपका रचना से उस तरह का रिश्ता ना बन पाए। क्योंकि तकलीफ से निकली हुई तकलीफ भी एक रचना की आवश्यक शर्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मनुष्य होने के नाते हमें न जाने कितने प्रकार की तकलीफ होती है। कभी पेरेंट्स से शिकायत होती है, कभी पार्टनर से शिकायत होती है, बच्चों से, स्कूल के मास्टर से, टीचर से। और ये दुनिया वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं कि वो एक ये भी सब लोग ये सोचते हैं कि दूसरा हमें समझ नहीं पा रहा है। ये तो बहुत इतनी आम बात है कि हम सभी के भीतर ये पैदा होती है। मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी लगता है, और दूसरा लोगों को समझ ही नहीं पा रहा है। तो हम क्यों लिखते हैं? हम इसलिए लिखते हैं कि दूसरा हमें समझे, हम अपने भीतर के संसार को बाहर निकाल के रखें और दूसरा इसे महसूस करे। और दोस्तों देखिए, प्रेम, दुख, तकलीफ, पीड़ा, फैमिली का दर्द, दोस्तों से दोस्ती टूटने का दर्द, सब एक जैसा होता है। और मनुष्य होने के नाते हम सबकी जिंदगी में एक जैसा होता है, पर हम उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे जो मेरा प्रेम होगा और जो उसके टूटने का दर्द होगा, उसको मैं अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं से समझूं। जो आपका प्रेम है, आपको जो तकलीफ होगी, उसको आप अपने शब्दों में और अपनी भावनाओं में समझें। तो शब्दों के साथ साथ हमारी भावनाओं का भी विस्तार होना जरूरी है। और बहुत अलग अलग तरह की भावनाएं। और मैंने आपको पहले कहा कि दृष्टि भी होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि ये मनुष्य का जीवन है जो अंदर चल रहा है, पर एक संसार के पैरेलल कितने ही संसार हैं जो चल रहे हैं। एक चिड़ियों का संसार है जो चल रहा है, पेड़ों का संसार है, पत्तियां उग रही हैं, गिर रही हैं, भीग पड़ रही हैं। एक छालों का संसार है, वृक्ष की छाल धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। ऐसे आप देखेंगे ना, गौर करेंगे, वही आम और कानून की बात है, आप गौर करेंगे तो हमारे पैरेलल कितने ही संसार चल रहे हैं, अनगिनत संसार चल रहे हैं। और हम उसको कैसे जानेंगे? जब हम उसको महसूस करेंगे, जब हम उसको देखेंगे। इसके लिए देखिए, एक छठी इंद्रिय की भी जरूरत पड़ती है। मैं आप लोगों के सामने छोड़ छोड़ के बोल रही हूँ, मतलब जो मैं सोच के आई थी वो छोड़ छोड़ के बहुत आसान करके बोल रही हूँ कि आप इस सब चीज को पकड़ सकें तो ये रचना शीघ्र सार्थक हो सके। तो फिर भी इतना तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे अंदर छठी इंद्रिय होती है, वो बोलते हैं ना, हरमन बोलते हैं कि हमारे भीतर कोई है जो सब जानता है। और इस चीज को मैं इतनी शिद्दत से महसूस करती हूँ। तो शब्द की भी एक सत्ता होती है, हमको उस सत्ता को समझना पड़ेगा और उन संसारों को महसूस करना पड़ेगा और उन सब को अपने संसार में लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
शायद आप मुझे सुन के ये महसूस कर रहे हैं कि शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया और पता नहीं ये सब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों ये ना आप भले ना कर पाए, उससे कुछ नहीं है, आप जीवन में वही करेंगे जो करना चाहें। इसलिए अपना चाहना, अपनी जरूरतों से हमेशा आप बहुत ऊंचा रखिए। हमेशा एक ख्वाब लेके और ख्वाब बड़ा लीजिए और उसको पूरा करने में लग जाए। नहीं तो ये जिंदगी बहुत छोटी 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 तुच्छ चीजों में ना ऐसे जाया हो जाती है। तो कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी लोगों के पास एक ड्रीम है और वो ये सोचते हैं कि वो कभी लिखेंगे, तो उनके लिए ये इस तरह के रचना शिविर एक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं अगर वे इसको सही तरीके से बनाए। हो सकता है कि आज मेरी बातें आपको ना समझ में आए, पर अगर याद रह जाएंगी और आप इस सफर में आगे चलेंगे तो आपको जरूर कभी ना कभी क्लिक होगा। मुझे याद है एक बार राजेंद्र यादव से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने सिर्फ एक कहानी लिखी थी उस समय और मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूंगी और क्या बनूंगी, लिख पाऊंगी कभी भी नहीं लिख पाऊंगी। और आज भी हर नई कहानी, हर नया उपन्यास लिखते समय मुझे इतना चैलेंज महसूस होता है कि पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हम हमेशा हर रचना शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं आपको उस मुलाकात की बात बता रही थी। तो उन्होंने मुझे तीन बातें कही जो उस समय मुझे समझ में नहीं आई थी पर मुझे याद रही। उन्होंने कहा कि देखो ये पेड़ सबको दिखाई दे रहा है कि ये पेड़, पर तुम तभी इस पर लिखना जब ये पेड़ तुमको दूसरों की तरह न दिखाई दे। यानी दूसरे जो इसको पेड़ को देख रहे हैं, सिंपल पेड़ को, पर तुम तभी लिखना जब तुम्हें पेड़ वैसा न दिखाई दे जैसा ये है। मुझे उसका समझ नहीं है। दूसरे उन्होंने कहा था कि हम सब अपने जीवन में प्रेम करते हैं, हम सबको दुख होता है, हम सब रोते हैं और जितनी भी एक मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वो सबके साथ होता है। पर हर व्यक्ति का निजी प्रेम उसका अपना है। जैसे मैं प्रेम करूंगी कोई नहीं कर पाएगा, जैसा आप प्रेम करेंगे कोई ना कर पाएगा। तो तुम दूसरों के प्रेम को नहीं, तुम अपने प्रेम को लिखो। दूसरों की तकलीफ को नहीं, तुम अपनी तकलीफ को लिखो। तुम क्या सोचते हो तुम वो लिखो। और एक्चुअली हम जब बिटवीन द लाइन्स भी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं जानती हूँ इस राइट टाइम नहीं है, पर आ गया मुंह में तो बिटवीन द लाइन्स यानी जब आप कहते हो ना तो सब मत कह दो, स्पेस नहीं। उस समय वहीं पर पाठक की कल्पना जाती है। आप सब कहने की जल्दी मत करें। राजेंद्र यादव की बात कर रही थी तो ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा उन्होंने मुझे कहा था कि अब उन्होंने मुझे कब कहा था जब मैंने मात्र एक कहानी लिखी थी, पर मैं अभी 20 किताबें लिख चुकी हूँ, पर मैं उसी लीड पर चल रही हूँ जो उन्होंने 3 बातें मुझे पहले कही। तीसरी बात उन्होंने मुझे कही थी कि एक तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहिए। यानी जैसे अभी हम निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं, मास्टर है मेरे बहुत फेवरेट है, हम निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं या किसी भी और या हम रेणु को पढ़ते हैं या नागार्जुन को पढ़ते हैं या किसी को भी पढ़ते हैं, कृष्णा सूर्ति को पढ़ेंगे तो हम उनका नाम जो बहुत पढ़ते हैं, हम उनका नाम बगैर देखे कहीं भी उनका एक पैरा पढ़ लेते हैं तो हम कहेंगे अरे आगे तो वही लिख सकता है, ये और कोई नहीं लिख सकता। ये तो निर्मल वर्मा है, ये तो कृष्णा सूर्ति है, ये तो ये है, ये तो ये बड़ी आसानी से कह देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी एक अलग सिग्नेचर बनाओ कि जब तुम कोई पैराग्राफ तुम्हारा कोई पढ़े तो कह जाने को जया जा नहीं सकते, लिख ही नहीं सकता। आप यकीन करेंगे बस 30 साल से उसको चल 30 साल से, तो ये सब इतना आसान नहीं है। ये लिखना और मतलब एक लेखक बनने का ख्वाब देखना एक साधना है। और जो कुछ भी हमें घटित होता है ना, यानी कविता एकदम से
एक रोशनी की एक कंदील की तरह आपके भीतर ऐसा उठती है, उजाला देती है। और जैसे आप जंगल में अंधेरे में चल रहे हो और बिजली चमकती है तो आपको एक क्षण को दिखाई दे जाता है पूरा जंगल, और आपको ये दिखाई दे जाता है कि अब ये रास्ता बहुत सीधा है या यहाँ खत्म हो रहा है तो मुझे इधर मुड़ना है। आप उस एक जो बिजली चमकने का एक लम्हा होता है आप उसमें सब देख लेते हो। यही हमारे लेखन के साथ होता है, स्पेशली कविता लिखने के साथ। कहानी के साथ तो आपका विचार भी शामिल हो जाता है, पर कविता के साथ विचार डायरेक्ट शामिल नहीं होता और क्षण भर में आपके भीतर कुछ कौंधता है और आपने अगर उसी क्षण नहीं लिखा तो कभी आप नहीं लिख पाएगा। और ऐसे करके मैं अपनी हजारों चीजें खो चुकी हूँ। जब तक मैं सोचती हूँ, मैं जाती हूँ, पेन उठाती हूँ, डायरी खोलती हूँ, तब तक रचना करी। आपको मोबाइल खोलने का भी मौका नहीं देता, आपको मोबाइल आ गया है तो ये कब घटित होता है, इसको हम कहते हैं इल्हाम की अवस्था। ये कब घटित होता है, जब आप इबादत यानी यही जो मैंने कहा कि आपको साधना करनी पड़ेगी। एक अहम बात जो मैं अब बहुत सालों से अपनी जिंदगी में अब मैंने शामिल कर ली है, अगर आप सीरियस लेखक बनना चाहते हैं तो आपको डेली कुछ वक्त अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, चाहे आप लिख पाएं या न लिख पाएं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने तो ये भी सुना था कि निर्मल जी एक शब्द की प्रतीक्षा में 3-3 घंटे बैठे रहते थे, ये शब्द आ जाए तो वो एक सही शब्द नहीं आ रहा है जिससे ये मेरा सेंटेंस बन जाए, 3-3 घंटे बैठे। मैं खुद दिनों इंतजार करती हूँ कि कुछ ऐसी लाइनें आने, पता चल जाता है कि जो मैं लिख रही हूँ ना इसमें विचार जाता है, वो नहीं है भीतर का कुछ कौन नहीं है, वो समझ में आ जाता है। तो पता नहीं मैं आप तक कितना पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई, पर बीच बीच में मुझे कुछ ख्याल आएगा तो मैं आपको बोलती जाऊंगी। आपके कुछ क्वेश्चन आप सामने पढ़ सकते हैं, जिसको भी जो भी लगता है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर ये मास्टर क्यों है। हम मार्क्वेज पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है, वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा, वो हमारे जैसा है ना, पर उसने जरूर कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि वो इतना बड़ा राइटर बन गया। और उसके जैसा जटिल कौन लिखता है, किसी ने नहीं लिखा। 100 years of solitude पढ़ो, हमारा दिमाग घूम गया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहता है। और वो किताब संसार की सबसे लोकप्रिय किताबों में से। तो आप वैसे भी ना जब हम लिखते हैं तो ये अहम शर्त है कि आप पाठक की चिंता मत करें, आप अपने आप को भी व्यक्त करें। पाठक नहीं आता, मैं भी लिखती हूँ ना आज तक, मैंने कभी पाठक के लिए नहीं लिखा। और मैं इस तरह की शुरुआत मेरी हुई ना तो मुझे तो मुश्किल था कि कोई पाठक मिलता, पर लोगों ने मुझे समझा। मैंने कभी नहीं सोचा, ये बात ही मेरे ख्याल में, बस वो एक तकलीफ मेरे भीतर थी जिसको मैं अभिव्यक्त करना चाहती थी। और मुझे लगता था कि अगर मैं इसको अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। रेखे भी तभी कहता है कि आप तभी लिखो जब आपको लगता है कि आप नहीं लिखोगे तो मर जाओगे। तो आप उस दूसरे के लिए मत लिखो, आप अपने आप के लिए, है ना, आप अपना बोझ हल्का करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आप मैसेज करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो जो सेकंड है जिस वक्त वो ख्याल आता है कि लिखना है ये, और फिर आपने फिर थोड़े टाइम बाद कहा कि वो शब्द का इंतज़ार करते हैं। तो जैसे कि ये होता है कि कोई फील आता है कि ये मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन वो करेक्ट शब्द नहीं आ रहा होता है, तो उस शब्द के इंतज़ार में उस फील को कैसे बनाए रखें कि ये फील बना रहे उस शब्द के आने तक, मतलब। आपका सवाल अच्छा है, सबके काम है। अगर मान लीजिए कोई थॉट आपके अंदर आता है और शब्द नहीं मिल रहा है, तो शब्द मिलने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपने मास्टर्स को पढ़ें, बड़े लेखकों को पढ़ें, ताकि
जो जैसा आया है आप उसको लिख कर रख लें। थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि आप इसको 6 महीना रख दीजिए, 1 महीना रख दीजिए, 2 महीना रख दीजिए। उसमें क्या होगा, एक लेखक की ग्रोथ होती है। मैं 20 साल पहले जो थी या 30 साल पहले जो थी, मैं अब वो नहीं हूँ। अगर कोई मेरी पहली किताब को पढ़ के कहेगा कि अब जया तुम ये ऐसी फिर से लिख दो, मैं नहीं लिख पाऊँ। एक लगातार ग्रोथ होती है। हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, इतने सारे अनुभवों को अपने भीतर तीव्रता से महसूस करते हैं। हम इतना ज्यादा विरोध करना चाहते हैं अपनी परिस्थितियों का, है ना, क्रांति ले आना चाहते हैं, ये दुनिया बदल देना चाहते हैं। लेखक क्यों लिखता है? क्योंकि ये समाज जैसा है उसको वैसा पसंद नहीं है, उसको बदल देना चाहते हैं, इसीलिए तो लिखता है। कलाएं क्या है? कलाएं यही तो है, हमारा एक किस्म का विद्रोह है कि ये संसार जो आपने बना दिया हमको पसंद नहीं, हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो आपको उस कठिन शब्द की प्रतीक्षा करनी होगी, और जब आप पढ़ना निरंतर जारी रखेंगी तो आपको वो प्रॉपर शब्द मिल जाएगा। आपकी जो मुझे समझ में आया, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर शब्दों का कम होना है आपके पास। और शब्दों का कम होना तो ठीक है, ये तो मैंने समस्या का समाधान बता दिया। दूसरे ना, अनुभव भी आप क्योंकि बहुत छोटे हैं, इसमें आपका दोष नहीं है। मैं भी 11 पर थी तो मेरे भी बहुत छोटे छोटे अनुभव थे, कोई ज्यादा बड़े नहीं। पर हम अपने संसार से, जब हम कोई नावल पढ़ते हैं मान लीजिए ना, तो हम क्या करते हैं, अपने छोटे से संसार से उस संसार में जंप लगाते हैं। वो संसार हमने नहीं देखा, वो हमारा संसार नहीं है, वो उसका संसार है जो उसने लिखा। पर जब हम वहां जंप लगाते हैं तो उस संसार के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और हम उसमें ऐसे चलने फिरने लगते हैं जैसे ये हमारा ही संसार है। तो उस संसार से रिलेटेड कितनी सारी चीजें तो हम ऐसे जान जाते हैं, हमको पता चल जाता है। तो आपको शब्द संख्या तो बढ़ानी है, तो मैंने बताया, अपने अनुभव भी इस तरह बढ़ाने हैं कि दूसरा जो लेखक हैं, जितने भी बड़े राइटर्स हैं, उनके संसारों में आप प्रवेश करेंगे उनकी किताबों के जरिए, तो आपका संसार भी बढ़ेगा। अभी आपका संसार छोटा सा होगा, घर की 4 समस्याएं, स्कूल की 4 समस्याएं, आप दोनों के बीच में आवाजाही कर रहे हो, तो आप कैसे जंप लगाओगे अपने संसार? आप किताबों के जरिए जंप लगाओ अपने संसार से किसी दूसरे संसार। जो पीछे लिखा हुआ अच्छा, आप जो पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैम, शीर्षक चयन, तो उसके बारे में आप। शीर्षक चयन मुझे ऐसा लगता है कि लिखने वालों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है शीर्षक चयन। तो आप शीर्षक चयन के लिए उसकी मुख्य थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दूसरे, ये अनकॉन्शियसली हमारे भीतर कहानी या कविता लिखते समय भी चलता रहता है कि शीर्षक क्या होना चाहिए। कभी कभी तो अचानक हमको एक फ्लैश की तरह कौनता है कि इसका ये शीर्षक होना चाहिए, तो हम वो शीर्षक रख देते हैं। कभी नहीं भी कौन देता है, तो आप उसके भीतर की कुछ पंक्तियों को, खास पंक्तियों को आप गौर से पढ़िए। जब मैंने एक लेबर ट्रेन में जब मैंने एक कहानी लिखी थी, तो कहानी तो मैंने लिख ली, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे बताऊं कि लेबर ट्रेन की कहानी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी लिखी कहानी को कई बार पढ़ा, पढ़ते 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 आखिरी 2 लाइन पर मेरा ध्यान अटका, और फिर मुझे आप सडन ऐसे ख्याल आया कि मैं इसका ये वाला शीर्षक दे सकती हूँ। बहुत सिंबॉलिक शीर्षक था, अंदर के पानियों में कोई सपना काम। ये लेबर ट्रेन की कहानी है, अंदर के पानियों में, है ना, कुछ सपना कामता है, आपके सामने क्लियर होगा। तो इस तरह से ना, आप जब कॉन्शियसली एफर्ट करते हो तो आपका जो भीतर से जो आता है ना, अनकॉन्शियसली आता है, पर वो सही जवाब। तो आपको उसको बार बार उसमें जाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, और आपको अचानक क्लिक होगा। इसमें कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। मैम, एक चीज आप बोले थे, कल्पना की सौंदर्य,
तो इसको थोड़ा सा और विस्तार करें। देखिए, लिखने में कल्पना भी जरूरी है और सौंदर्य भी जरूरी है। ये अपने संसार का अतिक्रमण, यानी जो संसार हम जीते हैं वो रस है, हम इसमें नहीं रहना चाहते। क्योंकि जो भी एक सुंदर संसार का सपना, हम क्या करते हैं, हम और बेहतर सुंदर संसार का सपना देखते हैं ना, जहाँ मनुष्य एक मनुष्य की तरह रह सके। ये जो डेली हम इतना आतंक, हिंसा, युद्ध, नफरत, घृणा, हम क्या चाहते हैं, हम इससे बेहतर संसार का स्वप्न देखना चाहते हैं। तो इसमें पहली बात तो हमें उस संसार की कल्पना करनी पड़ेगी। और सौंदर्य तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको दोस्तोवस्की कहते हैं, अगर इस संसार को कोई बचा सकता है तो वो है सौंदर्य। तो लिखने में इन दोनों टूल्स की आपको बहुत जरूरत पड़ती है। तीसरी स्मृति, जो मैंने कहा, और जो मैंने कहा ही है, इतनी सारी चीजें फिर रिपीट नहीं करूंगी, तो आपको जरूरत होगी। और एक पूर्णिमा, पूछिए। जैसा कि आपने कहा कि पाठक की चिंता मत कीजिए जब आप साहित्य की रचना करते हैं तो, और लेकिन फिर भी मैम हमारे अंदर में एक प्रकार का कहना चाहिए कि सराहे जाने का लोभ तो होता ही है, कोई हमें सराहे करते हैं। और इसी के कारण ही कोई साहित्यकार जो है वो साहित्य की रचना करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो साहित्य की रचना जो की जा रही है, या जैसे कई क्लिष्ट वर्ड जो ना समझ में आने वाले कुछ वर्ड है, शब्द है, उनका चयन करके, या ऐसे भाव जो साधारण जनमानस को समझ में नहीं आते हैं, ऐसे भाव को लेकर के क्या हम किसी खास वर्ग के लिए कविताएं या साहित्य की रचना कर रहे हैं, कोई खास वर्ग को इंगित करके हम कोई कविता या साहित्य की रचना कर रहे हैं? क्या जो बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो जनमानस है, जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य चीजों को, क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हमको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम दूसरे के लिए लिख रहे हैं कि हमारे लिखने से ये संसार सुधर जाएगा या कोई बड़ी क्रांति घटित हो जाएगी। निर्मल वर्मा कहते हैं कि साहित्य हमें कुछ नहीं देता, बस ये समझ देता है कि हम भूख की उस तीव्रता को महसूस कर सकें और हम प्यास की उस तीव्रता को महसूस करें। और जब हम स्वप्न में ये देखें कि हम पानी पी रहे हैं, तो जागने के बाद हमें पता चला कि हम कितने प्यासे थे। तो सबसे पहले तो ये छोड़ ही दीजिए। मैंने तो आज तक नहीं सोचा कि मेरे लिखने से कोई संसार बदल जाएगा, कि कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको खुद को इजहारने की जरूरत है, अपने भीतर, आपके भीतर जो चल रहा है उसको बाहर लाने की जरूरत है। बाकी सब आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, दुख या दर्द, हमको जो कुछ भी होता है वो है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है, जो ऐसी भावनाएं हैं जो सबको घटित होती है, सबको होती है। वो मैंने लेबर प्रेम के ऊपर लिखा, वो कैसे किसी दूसरे का सच बन जाता है वो मुझे नहीं पता है, पर वो सच बनता है किसी। इसलिए जब आप लिखते हैं ना, ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वो समझेगा नहीं समझेगा। मैं उसको, जब आप उस विषय को टारगेट करके लिखेंगे ना, तब आपकी रचना नारे की तरह लिखेगी। बोलते हैं कि हमें किसी चीज का जवाब ही नहीं देना है, हमारी रचना क्वेश्चन करती है, सवाल करती है, अगर ये ऐसा है तो क्यों। इसलिए ये बात मैं आप लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ कि कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, कोई पढ़ेगा तो समझेगा कि नहीं समझेगा। इससे आपको कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, क्या इसको लेकर आप खुश हैं? खुद ही अपने अंदर एक अपना पैरामीटर बनाइए। क्या आप यहाँ तक जाना चाहते थे, या यहाँ तक जाना चाहते थे, यहाँ तक जाना चाहते थे? और एक इस बच्ची ने मुझसे सवाल किया था कि राइटर्स ब्लॉक का सामना कैसे करें।
देखिए, राइटर क्लास हम सबके जीवन में आते हैं जो लगातार लिखते हैं, सालों से लिखते हैं। मैं तो पिछले 30 साल से लिख रही हूँ। मेरे जीवन में एक बार आया था, 3 साल का वक्त था, तब हम लोग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और हम लोग अपना घर छोड़ के और रेंट पे रहने चले गए थे और बहुत डिस्ट्रेस में हुआ करती थी। वो 3 साल मैंने कुछ नहीं किया। तो जब आप, इसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो जब आप कुछ नहीं लिख रहे होते हैं तो भी आपके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तब अपनी पढ़ी हुई किताबों को, अपने लिटरेचर को, जो भी आपको प्रिय है, उसके चारों तरफ जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, अपने छत्ते के चारों तरफ, वो अपने छत्ते से बहुत दूर नहीं जाती, वो वहीं वहीं भिनभिनाती रहती है। आप अपनी प्रिय किताबों, प्रिय लेखकों और जो कुछ भी आपको पसंद है उसके चारों तरफ भिनभिनाते रहिए, यानी उसको लगातार ऑब्जर्व करते रहिए, पीते रहिए, जीते रहिए। तो वो कैसे एक दिन खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आप एकदम से लिखने लगेंगे। ये राइटर ब्लॉक सबके जीवन में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम 10 साल नहीं लिख पाए, कोई कहता है हम 5 साल नहीं लिख पाए, मैं तो खुद 3 साल नहीं लिख पाई। तो ये कोई चिंता करने की बात नहीं, बल्कि उस दौर में जो आप नया इनपुट जो भीतर अपने डालोगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपके भीतर से वही बाहर आएगा जो आप अपने भीतर डालोगे। इसीलिए कोई भी ख्याल, कोई भी विचार, कोई भी किताब या कोई भी YouTube वीडियो मैं बहुत सेलेक्टेड देखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कचरा भी तो अपने दिमाग में, हम लोग खाते पीते समय सोचते हैं ना, यार ये नहीं खाना, ये कचरा है, जंक फूड नहीं खाना, पिज्जा बर्गर नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक, हमेशा सोचते हैं ना। हमको अपने दिमाग के साथ भी यही करना चाहिए, हमको सेलेक्टिव इसमें डालना चाहिए, क्योंकि जो हम डालेंगे हम वही बाहर निकलेगा। इसलिए ये सिलेक्शन को शायद मुझे ऐसा लगता है आज की यंग जनरेशन की बहुत सख्त जरूरत है। वही डालिए जो आपके भीतर लगता है आपको बचे जाए और कुछ अच्छे रिजल्ट है। बाकी कचरा कचरा हटा दीजिए। पढ़ने को भी मोबाइल में बहुत बढ़िया पढ़ा है पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, बस है। और एक क्वेश्चन कि कविता की शुरुआत, पहली लाइन की शुरुआत कैसे करें? देखिए, इस बारे में सबके अलग अलग मत है। मार्क्वेस कहते हैं कि आपकी पहली लाइन ऐसी हो जो पाठक के भीतर उत्सुकता जगा दे आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप पहली लाइन का देखिए, मैंने अपने जीवन में कुछ भी, कोई भी चुनाव कॉन्शियसली नहीं किया, मैंने सारे चुनाव अनकॉन्शियसली किए और इसके बाद उस रास्ते पर चलती चली गई। तो कोई एक लाइन आती है तो आप ये कोशिश करिए, बस एक समझ के लिए बता रही हूँ कि आप उसको शुरू से मत पकड़िए, आप उसको कहीं बीच से पकड़िए और अंत तक आते आते, जैसे मैंने कहा कि आपने खिड़की के रास्ते प्रवेश किया है और बाहर निकलते समय एक बड़ा सा दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे और सामने एक बड़ा संसार दिखाई देगा। पता नहीं मैं अपने बात समझा पाई या नहीं पाई हूँ, पर अंत तक आते आते आपके अर्थ का बहुत विस्तार हो जाना चाहिए। और कविता जैसे कि आप लोग छोटी भी लिखते हैं ना, तो छोटी कविता भी लिखते हैं ना, मेरी भी कविताएं हैं 4-4 लाइन, क्या नहीं आ रही लिखी हुई है। तो आप यही कोशिश करिए कि आखिरी लाइन में, जैसे आप गजल पढ़ते हैं ना, आखिरी लाइन में आपने देखा हो कि अर्थ बहुत छलांग लगा देता है। आप कविता के साथ भी कोशिश करिए कि आखिरी लाइन तक आते आते, मैं आपको सीखने के लिए बता रही हूँ, इसके बाद तो जब आप सीख जाएंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हो तो उसका कोई नया अर्थ हो। और कोई अगर एक आध कोई सवाल करना चाहते हैं तो, और उसके बाद भी बातचीत, जया जी आज शाम तक हमारे साथ में है। और दूसरे मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, कोई भी कवि सम्मेलन होता है, कोई भी साहित्यिक प्रोग्राम होता है, आपको भले न समझ में आए पर आप जाइए और सुनिए। ये बच्चा सुन रहा है ना सारी चीजें अनकॉन्शियसली, कुछ ना कुछ तो इसमें जानता होगा। मैंने एक बार शबाना आजमी का इंटरव्यू पढ़ा था, वो कहती है कि कभी आदमी जब घर में शायरी की महफिल होती है ना, तो जब महफिल होती थी तो सारे बड़े बड़े शायर आते थे, तो बोले मैं वहां खेलती रहती थी, चाय सर होती थी तो कोई मेरे को पकड़ में गोद में बैठा लेता था और मैं वहीं खेलती रहती थी। तो वो पढ़ता रहता था मेरे कान में, अभी ये शेर पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं, अभी ये नज्म पढ़ रहे हैं।
तो इससे शायरी के प्रति मेरा लगाव पैदा हुआ। तो हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज हमारे भीतर कॉन्शियसली चली जाए और अनकॉन्शियसली बाहर आए। इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है आप बिल्कुल मिस मत करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं मिस करूँ, क्योंकि हमको भी कुछ ना कुछ अपने भीतर डालते रहना है जो पक के बाहर आए। अब पक्के शब्द से मुझे याद आएगा कि बहुत जल्दी कोई विचार आपके भीतर आता है ना, तो आपको उसको लिखने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहले उस विचार को पकाओ। अब मैं पका शब्द नहीं समझा सकती, पर मैं यही बोलूंगी जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का ना, तो तुरंत पानी डाल देगा तो घड़ा टूट जाएगा, उसको आग में पकाना पड़ता है। इसलिए कोई भी रचना हो, आप आगे कभी समझ जाओगे, कोई भी रचना हो हमें अपने भीतर की आग में उसको पकाना पड़ता है, तभी वो इतनी मजबूत होगी कि उसमें रखे हुए पानी को हम पी सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। तो मैं यही हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते होंगे तो। अच्छा, ये भैरव जी जब हम किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, बारिश के ऊपर लिख रहे हैं, तो बारिश पे लिखते लिखते क्या होता है, कई बार विस्तार करने के चक्कर में हम और 2-3 चीज़ों को उस पर मिलाते जाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो मेन हमारा फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ से हम भटक जाते हैं। तब की स्थिति में हम वापस कैसे अपने मूल जो जड़ है इसके लिए हम लिख रहे हैं, उसमें कैसे? देखिए, मैं आपको जो मैं समझ पाई हूँ उसके हिसाब से समझा रही हूँ। अगर आप बारिश पर लिखते हैं ना, तो बारिश तो अकेले आपके लिए है नहीं, वो पेड़ के लिए भी है, चिड़िया के लिए भी है, पत्तों के लिए भी है, किसान के लिए भी है, सारे संसार के लिए है। तो बारिश से सिर्फ आप प्रभावित नहीं होते हो, वो सिर्फ आपके लिए नहीं आई है, वो बस आई है ना। आप उसमें जो जो देख सकते हो वो देखने की कोशिश करो, भले उसमें सब आती है। तो कविता तो यही है ना, जो व्यक्ति से समष्टि तक पहुंचे। यानी हमसे शुरू हुई, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने लिखा, पर जब सारा संसार पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि यही है, ये तो मेरी बात हो रही है। तो रचना वही है, चाहे कला भी वही है, चाहे कोई भी कला हो, चित्रकला हो, जो भी हो, आपको नृत्य हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, लिखना हो, तो व्यक्ति से समष्टि तक पहुंचने का तो उसका मकसद ही है। आप उसमें सब शामिल कर दो, बस ये है कि हम उसको कितने कलात्मक ढंग से कर पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतने ध्यान से सुना। पता नहीं